Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is इशार अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 3 मई 2024 को. ये है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया था. आप जानते हैं कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जिनको गवर्नमेंट चलाती है वो खासी लॉस में थी. तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी बनाई है कि जितनी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनको प्राइवेट कर दिया जाए क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी पे बोझ हैं. लेकिन जी पीपल पार्टी जो है वो इसमें रुकावट का सबब बन रही है. इस पॉलिसी के अंदर वो कह रही हैं कि यकदम से सारा कुछ प्राइवेट ना किया जाए जिस तरह पीआईए को प्राइवेट किया जा रहा है. और उसके अलावा जी आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स जो हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है. ये है जी इस कार्टून का मतलब. और पर्पस आपको पता ही है हमने क्या करना होता है जी. BRU फार्मूला अप्लाई करना होता है कि डेली बेस पे आपने डाटा को बिल्ड करना है, वोकेबलरी वर्ड्स को बिल्ड करना है, उसको रिटेन करना है, उसको यूज़ करना है जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर हैं उनको हल करने के लिए. और जिस तरह खाना एक आपकी ज़रूरत है ना, इसी तरह कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो डाटा है, जो रेलिवेंट मटेरियल है वो ज़रूरी है सो डैट सिलेबस आपका क्लियर हो जाए. ये जी हैं आज के एडिटोरियल और ओपिनियन. और आज मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा ओपिनियन और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा जी एडिटोरियल. पहले मैं ओपिनियन डिस्कस करता हूँ और इस लेक्चर के एंड पे आज मैं एडिटोरियल डिस्कस करूँगा क्योंकि जो आज की ओपिनियन है वो आपके सिलेबस के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सबसे पहला जो टाइटल है ओपिनियन का वो है रोड टू UHC. UHC क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. इसमें दो बातें करेगा राइटर के जो पाकिस्तान का सूबा है KP और जो उसकी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो जी WHO ने जो बनाया हुआ है सेटअप. WHO की पॉलिसी के मुताबिक वो एरिया जहाँ पे जी जो हेल्थ है वो बग़ैर फाइनेंशियल एड के लोगों को मैसर हो वो वाली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अच्छी होती है. तो पाकिस्तान का जो सूबा है KP के वो WHO की जो डेफिनेशन है यूनिवर्स हेल्थ कवरेज की उसको जी लागू करवा रहा है. वहाँ पे काफ़ी सक्सेस देखने को मिल रही है. और KPK के अंदर वो बात करेगा कि वहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं उसके अलावा जो सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज हैं ये सारी टर्म मैं आपको बताऊंगा. और उसके अलावा जो टर्शरी हेल्थ सर्विसेज हैं इनकी जो सिचुएशन है वो बेहतर होती जा रही है. 5 किस्म की जी हेल्थ होती है जिसमें आपको मिलेगी. एक होती है प्रिवेंटिव हेल्थ जिसमें जी आप ऐसे काम करें कि आप बीमार ना हों, उसकी डिस्कस करेगा राइटर. एक होती है क्यूरेटिव हेल्थ. अगर आप बीमार हो गए हैं और आप जाके इलाज करवाते हैं, गोली शोली लेते हैं तो आप ठीक हो जाएं, उसे कहते हैं क्यूरेटिव हेल्थ. ठीक है. और फिर पैलिएटिव हेल्थ है. और उसके अलावा जी रिहेबिलिटेटिव हेल्थ है. ये सारी जो हेल्थ की टाइप्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस ओपिनियन के अंदर. बड़ा मज़े का ओपिनियन है, ये हम डिस्कस करेंगे. उसके अलावा जी क्राइसिस टू क्राइसिस ये बहुत अहम है. पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के अंदर मोरलिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है. करप्शन बहुत ज़्यादा है. लोगों के अंदर जो एहसास होता था वो ख़त्म होता जा रहा है. और पाकिस्तान के अंदर जो इनइक्वालिटी है, जस्टिस का इशू है, एजुकेशन पुअर है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, सारे मसले जितने भी पाकिस्तान के हैं जो कि आपके CSS के सिलेबस के अंदर भी दिए गए हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे. उसके अलावा नो लेसर लर्नड इसके अंदर काजी फ़ायज़ ईसा जो अभी हमारे चीफ़ जस्टिस हैं इनकी बात करेंगे कि काजी फ़ायज़ ईसा जब जस्टिस नहीं थे और पाकिस्तान के अंदर जब फैज़ाबाद के अंदर धरना था तो काजी फ़ायज़ ईसा ने ये बयान दिया था कि धरने के पीछे पाकिस्तान के पावरफुल जो लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, जिसकी वजह से उस वक्त की जो रूलिंग अलाइट थी उसने काजी फ़ायज़ ईसा को काफ़ी जो है क्रिटिसाइज़ किया. तो काफ़ी ऐसे मसले होते आए हैं पाकिस्तान में जिनसे हमें सबक सीखना चाहिए था लेकिन अभी भी हमने सबक नहीं सीखा क्योंकि पाकिस्तान की कौम जो है वो सीखने को तैयार ही नहीं है. ये सारी बातें हम इस ओपिनियन में करेंगे. चौथी ओपिनियन है चाइल्डहुड ट्रामा.
चाइल्डहुड बचपन के अंदर वो बच्चे जिन पे जुल्म किया जाता है, जिन पे अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और जिनके पेरेंट्स इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, तो वो बच्चे बड़े हो के भी एनग्जाइटी में रहते हैं, उनको मेंटल हेल्थ इशू जो है वो फेस करना पड़ते हैं। सो राइटर समझा रहा है कि पेरेंटिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना हमारे जो अडल्ट हैं वो क्या होंगे जी, मेंटली पेशेंट बन जाएंगे। ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी हम डिस्कस करते हैं रोड टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। रोड टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है, इसके राइटर हैं ज़फ़र मिर्ज़ा। ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि द पाथ टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन केपी इज़ बीइंग पेव्ड, कि जो यूनिवर्स हेल्थ कवरेज का जो पाथ है वो केपी की गवर्नमेंट जो है उसको फॉलो कर रही है। तो ये जी ओवरव्यू देंगे कि किस तरह केपी की गवर्नमेंट जो है वहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो एडवांस होती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जी क्या कहते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का क्या मकसद होता है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर जी हेल्थ सर्विसेज दी जाएं और उस हेल्थ सर्विसेज में उनको जो फाइनेंशियल जो पैसों की मुश्किलात होती हैं वो उनको फेस ना करनी पड़े। तो इस सिलसिले में केपी की गवर्नमेंट के अंदर सेहत सहूलत जो प्रोग्राम है वो काफ़ी उनकी हेल्प करता है। और वहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो WHO ने डेफिनेशन की थी कि ऐसी सर्विसेज हेल्थ के रिलेटेड जो फाइनेंशियल एड के बगैर ही आपको मिल जाएं, तो वो जी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ज़्यादा अच्छी होती है। और केपी के जो जर्नी है एक अच्छी हेल्थ केयर की तरफ, वो जी ज़बरदस्त है और उससे हमें जो बाकी सूबे हैं उनको भी सीखना चाहिए। और करंट स्टेट जो है केपी के, उसका एक वो ओवरव्यू देते हैं कि केपी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 40.85 मिलियन है। केपी के अंदर 35 डिस्ट्रिक्ट हैं और 85% जो पॉपुलेशन है केपी की वो देहाती इलाकों में रहती है। और वहाँ पे जी यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज का जो इंडेक्स है 2022 में 51.1 था और 2015 के अंदर 36.2 था, जो शो कर रहा है कि 36 पॉइंट से 51 जो उनकी बेहतरी आई है यूनिवर्स हेल्थ कवरेज के अंदर, कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको अच्छी फैसिलिटी मिल रही है हेल्थ को लेके। तो ये एक अप्रिशिएटेबल स्टेप है केपी की गवर्नमेंट का, एक अच्छी प्रोग्रेस है। हाउएवर आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग स्टिल अकाउंट, कहता है कि अभी भी 65% जो वहाँ पे लोग हैं वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके जी लेते हैं, इलाज करवाते हैं। बाकी 30% वहाँ पे जो इलाज हैं उनको गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है, ये कहना है राइटर का। उसके अलावा जी लॉप साइडेड स्पेंडिंग, और पाकिस्तान कहता है कि केपी के अंदर कुछ गलतियां भी हैं कि वहाँ पे जो सेकेंडरी और जो टर्शरी हेल्थ केयर है वहाँ पे पैसे ज़्यादा खर्च किए जाते हैं और जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उस पे जी पैसे कम खर्च होते हैं, ख़ास तौर पे देहाती इलाकों के अंदर। अब आप कहेंगे सर प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है? जिस तरह अगर आपको छोटी मोटी बीमारी हो, इंजरी हो जाए, बुखार हो, तो उस में जो आपको सर्विस मिलती है वो प्राइमरी हेल्थ केयर होती है। अगर थोड़ी बड़ी बीमारी हो तो उसके लिए आपको सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस मिलती है। और अगर बहुत बड़ी बीमारी हो जो गांव में ठीक ना हो और आपको बहुत बड़े शहर में जाना पड़े तो वो टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस होती है। तो ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है उसको जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए और जितने भी इश्यूज़ हैं जो कि फाइनेंस को लेके होते हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। अभी भी राइटर कहता है कि गवर्नमेंट को $30 जो है पर कैपिटा के हिसाब से ख़र्च करने की ज़रूरत है ताकि वो हेल्थ सर्विसेज को बेहतर कर सके। और जब तक जो बजट है उसमें एक अच्छा शेयर नहीं दिया जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट को तो ये सर्विसेज बेहतर नहीं हो सकती। साथ साथ राइटर बात करते हैं कि गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो सर्विस है उसको स्ट्रेंथ कर दे। 90% जो हेल्थ केयर है अगर वो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाएं तो लोग अगर छोटी मोटी बीमारियां उनकी ठीक होती रहें तो क्या पता बड़ी बीमारियां उनको ना हों। ये राइटर का कहना है। केपी की जो गवर्नमेंट है उसने एक अच्छा पैकेज जो है वो डेवलप कर लिया है। 98% जो वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाती हैं और उसके अलावा गवर्नमेंट जो है
पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाती जा रही है और उनको मज़ीद पैसे चाहिए, सो डैट उनका जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। एक्सटेंडिंग द स्टेट फाइनेंस सेहत सहूलत प्रोग्राम, वहाँ पे जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है वो वैसे तो बड़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन राइटर कहता है कि उसको प्राइमरी हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं उसको भी शामिल किया जाए सेहत सहूलत प्रोग्राम के अंदर। और इस तरह जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं और जो गरीब लोग हैं जिनको मुश्किलात होती है इलाज लेने में, उनके लिए जी फ़ायदा हो जाए, ये कहना है राइटर का। अलाइनिंग एफर्ट टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल। उसके अलावा जी राइटर बात करता है कि पाकिस्तान के जो वेरियस जो एस्पेक्ट हैं हेल्थ सिस्टम के, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो मेडिसन है, टेक्नोलॉजी है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसको जी जो दुनिया का एक गोल होता है कि तकरीबन 15 से 20 बीमारियां ऐसी हैं जिनको WHO कहता है कि ये हर गवर्नमेंट को जी इनका इलाज शहरी को देना चाहिए। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो वर्ल्ड लेवल की है उसके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अलाइन करना चाहिए, ये कहना है। अपनी जो एफ़र्ट्स हैं उस गोल के साथ जो है अलाइन करने की कोशिश करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए और उसके अलावा जो एक्सपेंडिंग है वो बढ़ानी चाहिए हेल्थ सेक्टर के अंदर। इस तरह फाइनेंशियल गैप जो है इसको कम करके हम जो हेल्थ केयर की सर्विसेज है वो देहाती इलाके हों जो हैं उनके अंदर भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये कहना है राइटर का। लास्ट पे जी क्या है जी KP का जो जर्नी देखा है वहाँ पे जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बेहतर हुई हैं, ये एक बड़ी अच्छी उनकी प्रोग्रेस है अभी भी। लेकिन वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से कुछ गैप ऐसे हैं जहाँ पे देहाती इलाके हैं वहाँ पे पूरी फैसिलिटी नहीं है। तो अगर हमें फाइनेंशियल बजट मिल जाए तो वहाँ के जो गैप हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। जब तक आप अगर आप प्राइमरी हेल्थ सर्विस जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर दें और उसको जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसके साथ अलाइन कर दें, उसके अलावा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है उसको बढ़ा के अच्छे स्टेप लें, तो इस तरह जी रीजन के अंदर जो हेल्थ कवरेज है वो बेहतर हो जाएगी, ये कहना है राइटर का। दूसरी ओपिनियन जो मैं डिस्कस करूँगा उसका टाइटल है क्राइसिस टू क्राइसिस, कि पाकिस्तान के अंदर जो मसले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका कोई सलूशन नहीं निकाला जा रहा। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने लिखा है, ज़बरदस्त ओपिनियन है, इससे आपका जो सिलेबस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी कवर होंगे। पाकिस्तान की जो अवाम है मैसेज है उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जी ओप्रेसर जो उनको दबाते हैं उनसे वो फ़ाइट कर सके। तो ज़ुबैदा मुस्तफ़ा बड़े कमाल की बातें करती हैं। बात करते हैं जी क्या कहती हैं, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटी की इंसानियत ख़त्म होती जा रही है और पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस देखने को मिलता है। पाकिस्तान जब बना था, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो पाकिस्तान के बनते ही क्राइसिस स्टार्ट हो गए थे। जितना भी आपने पाकिस्तान अफेयर के अंदर देखा होगा, जब पाकिस्तान बना तो महाजरीन का इशू था, पैसे नहीं थे, लेकिन अभी तक हमें कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था कि पाकिस्तान जो है ना के पूछा था कि पाकिस्तान के मसाइल के बारे में उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था इट विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन लाइक दिस, कि ये सिर्फ ये इसी तरह होते रहेंगे। फैज़ अहमद फैज़ की जो बात है वो अभी भी दिल पे लगती है। तो बात करती हैं ज़ुबैदा साहिबा कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल वैल्यूज़ है ना वो ख़राब हो चुकी हैं। ठीक है, हमारा ब्रेक डाउन हो गया है, मोरल फैब्रिक अखलाकियात ख़त्म हो गई है। जिस तरह झूठ बोलते हैं, मुंह पे मुनाफ़कत करते हैं, और जो अमीर लोग हैं उनसे बात करने का तरीका और है और जो गरीब हैं उनसे बात करने का तरीका और है। ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। घरों के अंदर आप देखें वालदेनों के साथ क्या सलूक होता है और बहन भाइयों के दरमियान नफ़रतें हैं। ये सारी बातें वो कहता है कि जो ज़मीर होता था ना मुआशरे का वो ख़त्म होता जा रहा है। उसके अलावा डिसअपीरेंस ऑफ वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं जस्टिस ये ख़त्म हो रही हैं। और जो इक्वलिटी होती थी, जैलिटेरियनिज़म का मतलब है इक्वलिटी, वो नहीं हमारे माशरे में नज़र आती। और जो इंटेग्रिटी होती थी करैक्टर की, वो नज़र नहीं आता। उसके अलावा जी ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो ग्रुप बंदी है मज़हब की बेस पे, नस्ल की बेस पे और पैसों की बेस पे, इसकी वजह से महरूमियाँ पैदा हो रही हैं और लोगों का जो सेल्फ़ अस्टीम है और जो डिग्निटी है वो ख़त्म होती जा रही है। और जो गरीब लोग हैं
उनको ये सेल्फ़ अस्टीम के इशू जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एजुकेशन एंड पॉपुलेशन इशू, पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है, एजुकेशन जो है वो भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। 30 मिलियन बच्चे जो हैं पाकिस्तान के वो स्कूल से बाहर हैं, और स्कूलों के अंदर भी रटा लगवाया जाता है, कोई कंसेप्चुअल स्टडी नहीं होती। तो किस तरह जो ब्यूटीफुल माइंड हैं और टेक्निकल माइंड क्रिएट होंगे जो मुल्क को बेहतर करेंगे। उसके अलावा जी बर्थ कंट्रोल काउंसलिंग नहीं मिलती, और कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं जिससे प्रेगनेंसी रोकी जाएं, लोगों को पता ही नहीं है। और जितनी भी इम्पोवरिश्ड होती हैं, गरीब जो पुअर फैमिली होती हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनको जी पता ही नहीं है कि हमने कितने बच्चे पैदा करने हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं दी जाती। इंडोक्ट्रिनाइजेशन और जो अकीदा है उसको डिस्टार्ट किया जा रहा है, आइडियोलॉजी और फेथ को। रेशनल थिंकिंग की कमी है, मतलब रीज़न का इस्तेमाल बहुत कम है पाकिस्तान के लोगों में। पॉलिटिकल डायनामिक्स की अगर बात करें तो 99% जो हमारी अलीट क्लास है वो बैठी है बड़ी बड़ी पोस्टों पे। उसके अलावा लैक ऑफ यूनिटी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर यूनिटी नज़र नहीं आती। और उसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक्सप्लॉइट करती है लोगों का, पॉलिटिक्स का, ये कहना है राइटर का। पावर स्ट्रक्चर की अगर बात करें, डाइवर्स इंटरेस्ट अमंग द अलाइट मेक दैम ससेप्टिबल टू डिवीजन। और जो अलाइट क्लास है, जिस तरह पॉलिटिक्स है, उसके अंदर भी अपने इंटरेस्ट की बेस पे हमें डिवीजन नज़र आती है। जितने भी पावरफुल ग्रुप हैं, मिलिट्री है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, वो भी जी अलाइट क्लास में वो शामिल कर रही हैं। उनके अंदर भी हमें करप्शन देखने को मिलती है। मैसिव टैक्स एग्जेम्पशन दी जाती है। जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो टैक्स ही नहीं देते, गवर्नमेंट जो है उसको रेवेन्यू नहीं पहुंचता, ये कहना है राइटर का। उसके अलावा जी इम्पेक्ट ऑन मैसेज, और जो पाकिस्तान की आवाम है उनकी जो लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द मैसेज टू रेजिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और जो पाकिस्तान की आवाम है उसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, और पाकिस्तान की आवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको महसूस हो कि वो भी यूज़ हो रहे हैं। अनस्क्रपुलस एलिमेंट, अनस्क्रपुलस होता है बेईमान, बेईमानी बढ़ती जा रही है, चीटिंग है, लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता है स्मॉलर स्केल पे भी और लार्जर स्केल पे भी। उसके अलावा फिलंथ्रोपी होती हैं जिनमें ये फलाही काम होते हैं, ठीक है, उन पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। फिलंथ्रोपी जो है जिसमें जी भलाई के काम है, लोगों को खाना खिला दिया जाता है, ये अभी भी बरकरार हैं। इन नीड बट डज नॉट एड्रेस रूट काज, जितने भी ये भलाई के काम हैं जिनमें लोगों को खाना खिलाया जाता है, लोग खाना खा के चले जाते हैं, लेकिन जो उनका मेन इशू है कि उनके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको एड्रेस नहीं किया जाता। इंडिविजुअल और जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं वो काफ़ी डोनेट करते हैं फिलंथ्रोपी कामों के लिए, और ज़्यादातर जो ये काम है इनमें गरीबों को खाना खिला दिया जाता है। जिस तरह चाइनीज़ कहावत है ना कि खाना ना खिलाओ बल्कि उसको खाना किस तरह कमाना है। जिस तरह एक मछली ना दो अगर कोई आपसे मछली मांगे, बल्कि उसको ये सिखा दो कि मछली कैसे पकड़नी है। इसी तरह आप सिर्फ खाना खिलाने से काम नहीं बनेगा, हमें ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे कि लोगों की जो स्किल्स दी जाएं ताकि वो एक कंट्रीब्यूट कर सके पाकिस्तान की इकोनॉमी में। और ये जो फिलंथ्रोपी है इसकी वजह से सिस्टमेटिक फेलियर देखने को मिलती है। और जी डज़ नॉट एड्रेस ह्यूमन राइट वायलेशन एंड सोशल इनजस्टिस, और पाकिस्तान के अंदर जो वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की और जो सोशल इनजस्टिस है उसको डिस्कस नहीं एड्रेस नहीं किया जाता। तो ये है जी कंक्लूजन। जो हमारी बहुत ज़्यादा रिलायंस है चैरिटी पे वो बढ़ती जा रही है, और कोई ऐसा मॉडल नहीं ला रहे सस्टेनेबल बेसिस पे जिससे हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर सकें। आईएमएफ डोल आउट होता है थोड़ा थोड़ा पैसे देना। जब पैसे ख़त्म होते हैं हम आईएमएफ के पास चले जाते हैं, थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं, अपना काम चलाते हैं। और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस, और जितने भी रूलर्स हैं वो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन राइट्स की को लेके, ह्यूमन जस्टिस को लेके, वो भी हल करने में जी रिलक्टेंसी शो करते हैं, पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। तीसरी जो ओपिनियन है वो है चाइल्डहुड ट्रामा। इसमें जी ये मोहम्मद चट्टा साहब हैं जी, नाम इनका छुप गया है। ये क्या कहते हैं, द प्रॉब्लम डज नॉट गो अवे बाई इग्नोरिंग इट। अगर आप मसले को हल नहीं ना करेंगे तो मसला नहीं हो हल नहीं होगा। अगर आप मसले को इग्नोर ही करते रहोगे ना, फिर बच्चे वो मसला जो है ना आपकी ज़िंदगी में मौजूद रहेगा, ठीक है।
तो क्या कहती हैं जी, चाइल्डहुड ट्रामा है कि बचपन के अंदर ही जिन बच्चों को मारा जाता है, जिनके पेरेंट्स इमोशनली जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके बच्चों को की ज़िंदगी में भी जी एंग्जाइटी रहती है, और जब वो अडल्ट भी हो जाए तब भी वो मेंटल पेशेंट बनने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। ये बात करते हैं सम पीपल जो है सोसाइटी में देखने को मिलता है, वो ग्लोरीफाई करते हैं जो अब्यूसिव बिहेवियर है वालदेन का बच्चों की तरफ, कि कहते हैं कि जो जितने भी वालदेन हैं उनका गुस्सा होता है कि वो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन लेके आए, लेकिन जी साइकोलॉजी कहती है कि इससे बच्चे की ज़िंदगी पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। डिसमिसिव एटीट्यूड, मुस्तरद कर देने वाला, मतलब ऐसा एटीट्यूड जो बड़े लोगों का है, इस एटीट्यूड को ख़त्म कर देना चाहिए। और जो ये करते हैं, जो अब्यूसिव बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं वो टर्नड आउट फाइन, ठीक है, हम बेहतर हैं, ठीक है, हम जो करते हैं आप लोगों की क्या पता, हमें पता है कि हमने बच्चे कैसे पालने हैं। और ये जो नोस्टाल्जिया है पुराने ज़माने की, ये जो सख्तियाँ चलती आ रही हैं, ओल्ड स्कूल सिस्टम के अंदर भी डंडे मारे जाते थे, तो ये जो सारे निज़ाम है, ये पेरेंटिंग जो स्किल है उसको नीचे करते हैं, और इसकी वजह से जो अब्यूज़ है वो बढ़ता है और बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब करता है। अगर किसी बच्चे को चाइल्डहुड ट्रामा हुआ है तो उसका क्या इम्पेक्ट होगा, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस उन बच्चे को फेस करना पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा बचपन में उसको फिज़िकल अब्यूज़ किया गया है, उसका अगर रेप हुआ है या उसकी इमोशनल डिस्टरबेंस रही है, तो वो किसी पे एतबार नहीं करेगा। इवन जब वो बड़ा भी हो जाता है, मैरिड भी हो जाएगा, तब भी उसका एतबार नहीं रहेगा। लीव्स लास्टिंग मार्क ऑन मेंटल हेल्थ, इससे जो मेंटल हेल्थ है वो भी कमज़ोर होती है। लिटरेचर इन साइकोलॉजी, एक्सटेंसिव जो रिसर्च हुई है जी लिटरेचर के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, वो इस बात पे ज़ोर देती है कि जितने भी चाइल्डहुड ट्रामा है और जो अडल्ट मेंटल हेल्थ है, वो ज़्यादातर वही बच्चे होते हैं जिनको बचपन में अब्यूसिव जो है वो अब्यूज़ किया गया हो। ये कहना है राइटर का। साथ वो एग्जांपल देते हैं कि वो बच्चे जो चाइल्डहुड ट्रामा में रहते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, और इस तरह जी हाइपर विजिलेंस होता है, वो बच्चे भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एंग्जाइटी होती है। जब वो जवान हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, इंटीमेसी इशू, फिज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ जिनका बचपन में हो जाता है, इंटीमेट रिलेशनशिप जो उनके होते हैं उनमें वो ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो सोसाइटी से कटे कटे हुए दिखाई देते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जो बच्चे जिनको अब्यूज़ किया जाता है उनमें ज़्यादा होते हैं, उनमें सीरियस मेंटल हेल्थ इशू देखने को मिलते हैं, डिप्रेशन देखने को मिलता है, ईटिंग डिसऑर्डर, बिला वजह खाते रहते हैं। ये कहना है राइटर का। उसके अलावा जी राइटर कहता है कि हमें जो मेंटल हेल्थ के चैलेंज हैं उनको पहचानना चाहिए। मेंटल हेल्थ इशू जो हैं इनको अननोटिस किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और इनको जी एक स्टिग्मा या टैबू समझा जाता है। तो इस बात की ज़रूरत है कि हम क्या करें जी, मेंटल हेल्थ के जो चैलेंज हैं इनको इग्नोर ना करें, बल्कि इनको एड्रेस करें, सो डैट ये प्रॉब्लम जो है इसका एक हल निकल सके। उसके अलावा जी पेरेंटिंग एक पूरी स्किल है, और जो वालदेन हैं उनका जो रवैया है वो चेंज होना चाहिए। इसके लिए अवेयरनेस दी जाए, पेरेंट्स को कॉन्शियस किया जाए, चाइल्डहुड जो अब्यूज़ है इसको एड्रेस किया जाए, और जो डिसमिसिव एटीट्यूड है, जो वालदेन नहीं मानते, उनको जी अवेयर किया जाए कि इससे आपके बच्चे की लाइफ में मसले पैदा होंगे। रिजेक्टिंग काजुअल एटीट्यूड, और ये जो पुराने ज़माने की रसूमात चलती आ रही हैं, डंडे की बेस पे बच्चे को सीधा किया जाता है, फ़िज़िकल अब्यूज़ करके, इमोशनल को इसको रिजेक्ट किया जाए, और जितनी भी पेरेंटिंग है उसको माइंडफुल किया जाए, सो डैट हमारी जो सोसाइटी है उसमें डेप्रीवेशन पैदा ना हो। अच्छा, मैं एक ईडियम और पेरा वर्ड पहले बता रहा हूँ। आज आज का ईडियम है एन इवन ब्रेक। एन इवन ब्रेक होती है फेयर डिवीजन, ठीक है। डिस्पाइट द कम्पिटिटिव नेचर ऑफ द गेम, द रेफरी इंश्योर द इवन ब्रेक फॉर बोथ टीम। अगर आप बराबर की तकसीम करें ना तो उसे कहते हैं एन इवन ब्रेक। और आज का जो पेरा वर्ड है वो है नाइट। अगर NIGHT नाइट हो, इसका मतलब होता है रात, ठीक है। डार्कनेस इवनिंग, इसका एंटोनम है डे नाइट। द स्टार वर शाइनिंग ब्राइटली इन द नाइट, ठीक है, ऑन स्काई कह लो, ठीक है। KNIGHT नाइट का मतलब होता है सवार, घुड़सवार जो होते हैं। तो हार्समैन, चैम्पियन, इसका एंटोनम है एनिमी, ओपोनेंट, ठीक है। द नाइट वैलियंटली, जो घुड़सवार था बड़ी बहादुरी के साथ, वैलियंटली का मतलब है बहादुरी के साथ, रोड इनटू द बैटल, जंग के अंदर जो है वो एंटर हुआ।
तो ये है हमारे पेयर ऑफ वर्ड और इडियम। उसके बाद ये चौथी हमारे पास ओपिनियन है, इसका जी टाइटल है नो लेसन लर्नड। ठीक है, तो ये जी डिस्कस करते हैं, नाम है इनका नबी मलक साहब। ये कहते हैं कि डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन है वो हमें पूछने चाहिए, और एक मुश्किल सवाल पूछना भी एक बड़े हौसले की बात है। नो मैटर हाउ प्रॉब्लमेटिक, नो डाउट जब भी आप मुश्किल सवाल पूछोगे तो उससे मसला तो पैदा होगा। क्या बात करते हैं, द इनकॉर्जिबल, इनकॉर्जिबल होता है हैबिचुअल, जिसको ठीक ना किया जा सके। जो रूलिंग एलाइट है उसकी बात करता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और बात करते हैं कि जस्टिस ईसा जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं थे, इनको टारगेट किया गया था। इन्होंने जब जजमेंट पास की थी कि फैज़ाबाद धरने के पीछे मिलिट्री का रोल है, और उस वक्त की जो रूलिंग एलाइट थी ख़ास तौर पे पीटीआई, उसने एक रेफरेंस फाइल कर दिया था काजी फायज ईसा के अगेंस्ट, जिनकी वजह से उनको काफ़ी जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। उसके अलावा कहता है पिछली जितनी भी मिसालें हैं उनको आप ले लें, उसके बावजूद भी अभी तक हमारी जो कौम है वो उनसे सबक नहीं सीख सकी। अभी फिर वो कहता है कि 6 जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको लेटर आया है कि उनकी जो जुडिशरी है उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां इंटरफेरेंस करती हैं, इस मामले को भी हल नहीं किया जा रहा। तो ये बस मैं मेन बस बता देता हूँ कि इस बात की ज़रूरत है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया जाए। और बात करते हैं साथ साथ कि वो जजेस जो कि ट्रू जस्टिस प्रोवाइड करते हैं उनको हमारा सिस्टम बर्दाश्त नहीं करता, उनको पीछे हटा दिया जाता है। तो बात करते हैं कि जो जस्टिस जिनके अगेंस्ट ये लेटर आया है, जिन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा भी की है कि इस मसले को हल किया जाए, उनको जी पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए जुडिशरी से। और इस तरह जी जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट किया जाए, और पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ वाला सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। उसके बाद जी हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल। पहला एडिटोरियल है अंडर सीएज। सीएज होता है जी मुहासरा। ठीक है, आज 3 मई है। 3 मई को जी प्रेस फ्रीडम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रेस फ्रीडम डे को लेके जितने भी जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, और जो प्रेस फ्रीडम जितने भी लोग हैं उनको जो चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं साउथ एशिया के अंदर, उनकी जी राइटर बात करेगा। और साथ बात करेगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं उनको थ्रेट फेस करना पड़ते हैं। जर्नलिस्ट जो हैं पूरी दुनिया के अंदर अनप्रेसिडेंट थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं, लीगल भी होते हैं, उनको इकोनॉमिक प्रेशर भी फेस करना पड़ता है, वायलेंस भी किया जाता है, उनकी जो एबिलिटी है फ्रीली रिपोर्ट करने की उसको दबाया जाता है। ख़ास तौर पे बात करते हैं गज़ा के अंदर जो जुल्म होता है, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनको जी मार दिया जाता है। अभी तक 97 जर्नलिस्ट मर चुके हैं 7 अक्टूबर से लेकर, जो वहाँ पे इशू हुआ था। इसराइल ने जुल्म किया है गज़ा के अंदर, वहाँ पे 7 जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, उनको फोर्स डिसअपियर कर दिया जाता है। और जो वेस्टर्न मीडिया है और जो इकोनॉमिस्ट के जितने भी ये शाया होते हैं प्रेस फ्रीडम की जो बात करते हैं, गज़ा की बात क्यों नहीं करते, तो ये शो कर रहा है कि प्रेस फ्रीडम जो है ये अभी भी हाइपोक्रेसी का शिकार है, इसमें ट्रूली चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया जाता। साथ बात करते हैं इंडिया के अंदर जो प्रेस फ्रीडम है उसको दबाया जा रहा है। प्रेस फ्रीडम इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू पॉलिटिकल क्लाइमेट। वहाँ का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, भारतीय जनता पार्टी जो एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करती है, स्टाइफल का मतलब होता है दबा दिया जाता है, डिसेंट होती है ओपिनियन डिसीजन, तो वहाँ पे भी प्रेस फ्रीडम जो है वो नहीं है। मीडिया की जो ओनरशिप हैं वो जी अमीर लोग हैं, और वो रूलिंग जो बीजेपी है उससे उनके काफ़ी रिलेशन हैं। तो वही बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हक़ में होती है, जिसकी वजह से जो ट्रू जो चीज़ें होती हैं वो आवाम के सामने नहीं आती। जो जर्नलिस्ट ट्रुथ की बात करते हैं उनको हरास किया जाता है, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जाते हैं। और जो मीडिया के नरेटिव है वो भी अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए जो बातें हैं वो घुमा शुमा के बात करते हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं कि बांग्लादेश जो है वहाँ पे प्रेस फ्रीडम साउथ एशिया में सबसे कम है। और उसके अलावा वहाँ पे चैलेंज हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्ट जो है वहाँ का बड़ा स्ट्रॉन्ग है,
विच थ्रेटन टू डीपन स्टेट कंट्रोल ओवर मीडिया। और ऐसे लगता है कि बांग्लादेश की मीडिया के ऊपर स्टेट का कंट्रोल है, जैसी गवर्नमेंट चाहेगी वैसी बातें जो हैं मीडिया में की जाएंगी। वायलेंस होता है, जुडिशियल हरास किया जाता है। उसके अलावा जी जो लाज हैं उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह जो जर्नलिस्ट की जो फ्रीडम है उसको रोका जाता है। मीडिया सप्रेशन इन पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको भी सप्रेस किया जाता है गवर्नमेंट से, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से। और उसके अलावा जी ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी जी रूलिंग पार्टी अपनी जिस तरह वो चाहती हैं वो बनवा लेती हैं। ओपोजिशन पार्टी जो हैं, जो पावर वांस इन पावर ऑफर रिजोर्ट टू सिमिलर सप्रेसिव टैक्टिक्स। जो अपोजिशन पार्टी जो बात करती हैं फ्रीडम को आज़ाद करने की, जब वो भी रूलिंग पार्टी में आती हैं तो उनका नरेटिव भी जो है वो चेंज हो जाता है। और सब मीडिया हाउसेस जो हैं उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिए अपनी मर्ज़ी की खबरें देते हैं। और साथ साथ वो बात करता है कि जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनको फियर फ्री नहीं किया जाता। नीड फॉर यूनिटी एंड रेजिस्टेंस, तो बात करते हैं कि अब ज़रूरत है कि जितने भी मीडिया के पर्सन हैं वो आपस में यूनिटी बना लें, और जितने भी चैलेंज हैं इनको एड्रेस किया जाए, और जो ट्रुथ है उसके लिए आवाज़ जो है वो उठाई जाए, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बढ़ाया जाए। आज फ्राइडे को 3 मई को जो प्रेस फ्रीडम डे एक्सप्रेस किया जाता है, इस पे सारे जितने भी प्रेस फ्रीडम के हामी हैं उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए और अपनी आज़ादी के लिए बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान का जो मीडिया है जिसको चैलेंज हैं फेस करना पड़ते हैं उसके बारे में जी सारे जितने भी फ्रीडम के हामी हैं उनको अपनी आवाज़ रेज़ करनी चाहिए। उसके बाद जी दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है मेडलसम वेज़। मेडलसम होता है जी मुदाखलत करना, इंटरफेयर करना। इसके अंदर जी राइटर बात करेगा पाकिस्तान की जुडिशरी है उसको चैलेंज फेस करना पड़ रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि प्रोसीडिंग हो रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं कि जो जुडिशरी है उनकी कामों के अंदर मुदाखलत की गई है, और ये कहा जाता है कि इसमें जो इंटेलिजेंट ऑपरेटिव हैं वो इन्वॉल्व हैं। वो जी जजमेंट जो होती है उसको प्योरली जब पास की जाती है तो उसमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। तो ये कहना है राइटर का। जो जितनी भी पब्लिक है उसका जो बिलीफ है, ख़ास तौर पे जितने भी पॉलिटिकल केसेस होते हैं उनके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी बात मनवाती है। इससे जी जो सीनियर जजेस हैं उनको वैलिडेट किया जा रहा है। बात जुडिशरी जो है जिसको अभी खराबियाँ देखने को मिली हैं पास्ट सालों के अंदर भी, अब टाइम आ गया है कि जुडिशरी जो है वो अपना फेयर जस्टिस पास करे। ये है जी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर। और ये आपने देखा होगा कि जो मेडलिंग के केस है इस पे बात की जा रही है। पब्लिक परसेप्शन ऑफ फेयरनेस, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसमें जी पब्लिक जो है वो एतबार नहीं करती, क्योंकि वो कहती हैं कि अभी भी फेयरनेस वहाँ पे नहीं मिल रही। विद जजेस देम सेल्फ कंप्लेनिंग, जज भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है स्टेट के जो ऑफिसर हैं उनकी तरफ से। तो जो जी एडिटोरियल में होता है वो मैं डिस्कस करता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। द मेडलिंग केस जो है हाईलाइट द परसिस्टिंग इम्बैलेंस विद इन द स्टेट। जितने भी ये मुदाखलत के केस हैं ये हमें स्टेट के अंदर इम्बैलेंस नज़र आता है, और जितने भी वकील हैं जो मूवमेंट लेके आते हैं उसके बावजूद जो जुडिशरी है वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। साथ साथ वो बात करता है जी डिस्क्लोजर फ्राम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ने जो दरख्वास्त की है कि जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस है इसको एड्रेस किया जाए, तो ये ज़रूरी हो गया है कि अपना जो लॉ है उसकी कदर करनी चाहिए। और जो जुडिशरी है जो अपनी एफ़र्ट्स करती है इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए उसको आज़ाद कर देना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और जो पावर है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सर्वाइवल और जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी स्टेट की वो उसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर पे डिपेंड करती है। अगर हमने इस बैलेंस को बिगाड़ा तो कैओस होगा, परेशानियां आएंगी। तो पाकिस्तान के अंदर ये कैओस बढ़ता जाएगा जब तक हम पावर को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये कहना है राइटर का। लास्ट पे वो कहते हैं चैलेंज जो पाकिस्तान जुडिशरी को फेस करने हो रहे हैं, ये अभी आपने देखा मुदाखलत केस के अंदर आपको पता चला। तो ये अर्जेंट नीड है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको आज़ाद किया जाए, उनकी प्रोटेक्शन की जाए,
और वो जो इंडिपेंडेंस उनको आज़ाद कर दिया जाए। इस तरह जी पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो दोबारा बहाल हो जाएगा, ये कहना है राइटर का। थर्ड नंबर पे लास्ट हमारा एडिटोरियल है मास ट्रांजिट मैस। मैस होता है जी आवाम, ट्रांजिट होता है मुंतकिली, मैस होता है कि वहाँ पे ट्रबल जो है, बेचैनी बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कराची बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा है। वो आवाम जब सफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो उनको परेशानी फेस करने पड़ती है। तो क्या बात करेंगे, चैलेंज है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट को लेके, और कराची के कुछ इनिशिएटिव भी हैं। रेड बस है, ग्रीन बस है, उसको लेके उसकी बात करेंगे। और जी क्या बात करती हैं जी, हिस्टोरिकली निगलेक्ट किया गया है इतने बड़े शहर को। कराची जो कि वर्ल्ड का भी एक बहुत बड़ा शहर है, इसके ऊपर जो लोग का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बेहतर नहीं है। वहाँ पे जो साइज़ है और जो पॉपुलेशन है लोगों का, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बेहतर नहीं है। जितनी भी गवर्नमेंट आई है, फेडरल हो प्रोविंशियल हो, उन्होंने जी इस सिचुएशन पे काम नहीं किया। दोनों ने जी ओमिशन और कमीशन जो है इस पे ही बात करते रहे हैं। इसकी तरफ कमीशन की बात की है या ओमिशन का मतलब है लोग खुद ही जो है वो छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मसले की वजह से ये बात करते हैं राइटर। रेमिडल मैयर क्या है, सम एफर्ट्स जो हैं वो की गई थी, जिस तरह वहाँ पे ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए ग्रीन बस सिस्टम लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी भी जो प्रोजेक्ट है वो लेट है और इनकम्प्लीट है। रेड लाइन जो प्रोजेक्ट है ये एक रैपिड बस सिस्टम है, लेकिन इस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, ये कहना है राइटर का। रिसेंट रियलाइजेशन एंड इनिशिएटिव, रिसेंट जो है सिंध गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि अर्जेंट नीड है कि जितनी भी कैओटिक सिचुएशन है ट्रांसपोर्ट की सिंध की, उसको बेहतर किया जाए। सिंध जो चीफ मिनिस्टर है उसने इनिशिएट लिया है कि वो रेड लाइन स्कीम को रिवाइव करेंगे, और जो कि रुक चुका था काफ़ी चैलेंज की वजह से। कराची के जो मेयर हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि जो ग्रीन लाइन बस का रूट है उसको बढ़ाया जाए, और जो राइडरशिप है, क्योंकि वहाँ पे राइडरशिप होती है, बस में सफ़र करने वाले वो बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह मेट्रो बस के अंदर आपने बहुत ज़्यादा लोग देखे होंगे कि इतना रश हो जाता है कि खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। चैलेंज एंड डिलेज़, रेड लाइन जो प्रोजेक्ट है इसको काफ़ी चैलेंज है वहाँ पे। एक तो कॉस्ट ओवर रन, इस पे लागत बहुत ज़्यादा आएगी, पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, इसका लॉजिस्टिकल इशू है। उसके अलावा जी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं कुछ, और उसके अलावा हाँ ये काम रुका हुआ है। और जो कम्यूटर होते हैं ट्रैवल करने वाले बस में, उनकी जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। सिमिलरली जो MA जिना रोड है उसको खोदा हुआ है डग अप ग्रीन लाइन की कंप्लीशन के लिए, इससे शहरियों की जो परेशानी है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो राइटर कहता है कि एक्शन की ज़रूरत है, बहुत फेडरल और जो सिंध गवर्नमेंट है उसको इस प्रोजेक्ट को एक्सपीडाइट के जो तेज़ी से कंप्लीट करना चाहिए, और रेड और ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो शहरियों को कुछ सुकून आएगा। फिजिबल प्लान करनी चाहिए, जिस तरह जी ब्लू और येलो लाइन जो हैं वो भी बना लेनी चाहिए। इससे जी जो कराची के मास की जो आवाम की परेशानी है ट्रैवल करने की वो बेहतर होगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बेहतर हो गया। नतीजा क्या है, कराची के अंदर जो परेशानियाँ हैं ट्रैवल करने वालों की, हिस्टोरिकली उनको निगलेक्ट किया गया है। तो जो रिसेंट इनिशिएटिव वहाँ पे लिए गए हैं, सो इट इज़ अ गुड जेस्चर। इसका मतलब लोगों वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस मसले को गवर्नमेंट पहचान रही है, इस एक्शन को तेज़ करने की ज़रूरत है। फेडरल प्रोविंशियल अथॉरिटी इस पे काम करें और लोगों के जो मसले हैं वहाँ पे हल करें, और उनकी जो बेसिक नीड है ट्रांसपोर्टेशन की वो उनको दी जाए, ये कहना है राइटर का। सो ये था ये जी आज की ओपिनियन और आज की एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बल्कि वोकेबलरी वर्ड तो रह गए वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये है जी आज के वोकेबलरी वर्ड। ये पहले भी आपने पढ़ा होगा। पैरल्स का मतलब होता है ख़तरा, डेंजर। इसका जी एंटोनम है सेफ्टी, सिक्योरिटी। स्टाइफल होता है दबाना, स्प्रेस करना, सफोकेट करना। इसका एंटोनम है जी इनकरेज करना, सपोर्ट करना। उसके बाद जी है डिनाउन, डिनोएमेंट। इसका मतलब होता है इंजाम, कंक्लूजन। इसका जी एंटोनम है बिगिनिंग, स्टार्ट। एजिटेटेड होता है परेशान, डिस्टर्ब। इसका एंटोनम है कॉल्म, कंपोज्ड। उसके बाद जी रियलाइजेशन होता है शऊर, अवेयरनेस। इसका एंटोनम है इग्नोरेंस,
बोटल नेक होता है रुकावट, ऑब्स्टेकल, हर्डल। इसका एंटोनिम है एडवांटेज, ओपनिंग। उसके बाद जी कवरेज होती है, सेहत आम लोगों को भी कवरेज देना, कंप्रीहेंसिव हेल्थ केयर। एंटोनिम इसका है लिमिटेड हेल्थ केयर। लूप साइडेड होता है जी अनबैलेंस, अनइवन। इसका जी एंटोनिम है बैलेंस, इवन। इनकॉर्जिबल होता है जी इम्पॉसिबल, ठीक है, अनमैनेजेबल। एंटोनिम इसका है मैनेजेबल। विलिफिकेशन होता है जी अब्यूसिव लैंग्वेज, ठीक है। इसका एंटोनिम है प्रेज, एडमायरेशन। स्ट्रेटिफिकेशन होता है जी सेग्रीगेट करना, लोगों को ग्रुप बंदी करना। इसका एंटोनिम है इक्वलिटी लेके आना, इंटीग्रेट करना। फिलंथ्रप होता है खैरात दी जाए, जिसमें चैरिटी के काम होते हैं, बेनोवलेंस। इसका एंटोनिम है सेल्फिश, ये आपने देख लेना है। डिसमिसिव होता है लाताल्लुकी, अपैथिक, इनडिफरेंट। इसका एंटोनिम है अटेंटिव, कंसर्न्ड। ट्रामा होता है जी सदमा, शॉक, डिस्ट्रेस। इसका एंटोनिम है कंफर्ट, रिलीफ। तो ये है जी आज का लेक्चर। जस्ट वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें और दुआ भी किया करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।